थोड़ा सा इसको जो है ना वो डिस्कस भी कर लेते हैं। देयर वुड बी 6 प्रोजेक्ट्स, वी हैव 11 ग्रुप्स, तो हम इस तरह से करेंगे कि प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 6, ग्रुप 1 to 6 हो जाएंगे, फिर वही रिपीट हो जाएंगे। ठीक है। ग्रुप 7 का अगेन फिर प्रोजेक्ट 1, ग्रुप 8 का वन और प्रोजेक्ट 2, ग्रुप 9 का प्रोजेक्ट 3, ग्रुप 10 का प्रोजेक्ट 4 और ग्रुप 11 का प्रोजेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है ना उनको यस सर। फिर जो है ना वो सीक्वेंस में लेके चलेंगे जो है ना उसमें। अच्छा, as far as these projects are concerned, these are related to most of the chapters that we have already discussed, or one or two are related to the chapters which will be discussed later on. Project A is basically related to the corporate governance. What you will do is you will go to the internet, you will find out the major scandals or the issues that were related to corporate governance that has occurred over the last 30 years. उनको आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटी और लॉस अकर्ड। फॉर एग्जांपल एनरॉन का है तो $5 बिलियन का लॉस हुआ, वर्ल्ड कॉम का हुआ तो लेट्स सपोज $12 बिलियन का लॉस हुआ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो जिससे जितना फाइनेंशियल लॉस हाईएस्ट हुआ, हाईएस्ट टू लोएस्ट आप क्या करते रहेंगे, उनकी रैंकिंग कर लेंगे जो है ना। Write about 1,000 words on each of the top 3 entries on your list। ठीक है। तो जो आपको जो वो स्कैंडल्स मिले हैं, उन स्कैंडल्स में से जो टॉप 3 होंगे, सिर्फ उन टॉप 3 के लिए आपने क्या करना है, 1,000 वर्ड्स का जो है उस पर लिखने हैं जो है ना, कि ये स्कैंडल है क्या था, इसके मेजर रीजंस क्या थे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या इश्यूज थे, और उसकी वजह से जो है ना कंपनीज के क्या जो है ना वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ मूव होगी, कंपनीज का फाइनेंशियल जो है ना वो डाउनफॉल हो गया, उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए जो है ना उन कंट्रीज के अंदर या उन इंडस्ट्रीज के अंदर। Second, project B, you will go to the internet, you will print out the important codes or regulatory reports, documents that have come out in the past 10 years, ठीक है, from Pakistan। पाकिस्तान में रिवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको 2012 के अंदर मिल जाएगा। इनिशियली इट वाज इनेक्टेड इन 2002। तो 2002 वाले कोड में क्या क्या चेंजेस आई इन 2012, फिर 17-18 के अंदर कुछ ऐसा रोज आए थे। एक नेबरिंग कंट्री ले लें, चॉइस आपकी है, इंडिया को ले सकते हैं या किसी और कंट्री को ले लें। वन एशियन कंट्री ले लेंगे जो मलेशिया सिंगापुर वगैरह हो सकता है, और एनी अदर कंट्री, इवन चाइना को भी जो है ना वो ले सकते हैं नेबरिंग कंट्री के अंदर जो है ना, और वन वेस्टर्न कंट्री डेवलप में से यूके और यूएस को लेंगे। और इनकी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो उनकी जो कोड्स के अंदर या रेगुलेशंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस आई हैं, उनको आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। And then what you will do is you will prepare a comparative study and recommendation and effectiveness of these codes जो है ना सर, over the last 10 years जो उनके अंदर changes आई, उन changes की वजह से जो code of corporate governance की effectiveness थी in those countries या उस regulatory framework के अंदर क्या क्या चीजें आई, उसको आप क्या करेंगे, highlight करेंगे जो है ना उसमें। कि for instance अगर उसको जो है ना जैसे पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस की बात कर लें, into code of corporate governance initially in 2002 which was enacted, तो उसमें ये था कि preferably there should be one independent non-executive director। तो later on in 2012 क्या हुआ कि that was increased to around 1/3 जो है ना उसमें, instead of one it was increased to 1/3। तो अब ये जो इंडिपेंडेंस के अंदर चेंज आई है, इंक्रीज आई है, तो दैट इंक्रीज हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी कंपनीज। उसके बाद कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आए, और अगर कोई ऐसी चीज आई है तो उसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। इसी तरह बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज आई है कि पहले कुछ स्पेसिफाई नहीं था, अब बीच में स्पेसिफाई कर दिए। क्रॉस लिस्टिंग से रिलेटेड कोई जो है ना चीजें आई हैं, जैसे प्रीवियसली जो था कंपनी के में इनिशियली आप किसी भी कंपनी में जो है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे सर्व कर सकते थे। लेटर ऑन it was reduced to 10 in 2012, then again it was reduced to 7, and currently I think it is now reduced to 5। Now you can maximum become the board of director of maximum 5 companies। तो अब उन चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, कुछ इफेक्टिवनेस हो रही है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, कंपनीज की परफॉर्मेंस के अंदर, फाइनेंशियल स्कैंडल्स की जो है ना वो मिटिगेशन की फॉर्म के अंदर। तो आप इन डिफरेंट जो है ना वो कंट्रीज के कोड्स वगैरह को यहाँ पे लिस्ट डाउन करके उनको आपस में फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। Second field project would be related to the annual reports. What the second group will do is they will obtain the annual reports of 10 listed companies। कोई सी भी 10 listed companies ले सकते हैं।
लेकिन जस्ट मेक श्योर, क्योंकि ये ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इस तरह से है कि इस तरह से करें कि वो कंपनीज करके 1-2 दिन तक आप शफक के साथ जो है ना वो शेयर कर लें। प्रेफरेबली ये है कि इफ़ यू गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज, कुछ मैन्युफैक्चरिंग ले लें, कुछ उसमें आप सर्विस इंडस्ट्रीज ले लें, कुछ आप जो है फाइनेंशियल फर्म्स को जो है ना वो ले लें। तो 3-4 मैन्युफैक्चरिंग ले लें, टॉप नॉच कंपनीज ले लें आप। इसमें से एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि KSE 100 इंडेक्स की जो लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनमें से आप ले लें, बिकॉज दीज आर द टॉप रेटेड कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उनकी बेसिस के ऊपर उनमें से आप 10 कंपनीज जो है वो सिलेक्ट कर लें। फिर आपने क्या करना है, स्टडी द बोर्ड, द कंपोजिशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो डिटेल दी होती है उसमें से उसकी कंपोजिशन जो है ना वो आप जो है ना उसको स्टडी करेंगे। एंड देन यू विल प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपनी द फॉलोइंग, जो है ना उसमें एक चार्ट सा बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे हर कंपनी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, पॉइंट ए क्या आ गया, द बोर्ड type of the board it has in terms of the tenure। तो कंपनी A B C D E F G या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर ली। अब टाइप ऑफ बोर्ड और इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, तो हमने दो टाइप्स जो है ना वो डिस्कस की थी। कैन यू रिकॉल व्हाट वर दोस टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर? जी, एनी वन ऑफ यू? The basis of tenure, the board was divided to two categories. What were those two categories? Can anyone of you recall it? एक तो सर ऑडिट बोर्ड्स होती हैं। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एक हम अच्छा, लोगों बोर्ड ने, ऑफ डायरेक्टर्स के जो होते हैं। जी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है ना उसमें 3 years सर। जी थ्री एक था। इयर्स के लिए होता है हाँ, टर्नओवर। वेरी वेरी गुड वेरी गुड, उसी से रिलेटेड। तो क्या उसको बोलते थे, क्या नाम हमने उसको दिया था? एक था कॉमन टेन्योर्ड बोर्ड। ठीक है, जी। common tenured board means at the same time all of the board members would be elected and they would retire at the same time पे appointment होगी, same time पे उनकी retirement होगी। that would be considered as common Yes. tenured board। एक और भी बोर्ड था जिसमें टेन्योर वेरी करता है, कुछ मेंबर्स एक टाइम पे अपॉइंट होते Yes, हैं sir. और उस तरह से जो है। Staggered. जी, वेरी गुड। Just like Senate, sir. स्टैगर्ड बोर्ड था जो है ना उसमें। ठीक है, तो स्टैगर्ड बोर्ड के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे बोर्ड Yeah. मेंबर्स एक टाइम पे अपॉइंट या जो है वो नहीं होंगे जो रिटायर, बल्कि दे वुड बी अपॉइंटेड और दे वुड गेट रिटायर्ड इन फेजेस। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 9 बोर्ड मेंबर्स, तो मे बी 3 of them would get appointed on, let's suppose, 1st January 2020, and on 1st January 2020 3 members would retire। Three members would get retired on 1st January 2021, then 3 members would get retired on 1st January 2022। तो ईयरली बेसिस के ऊपर 3 members रिटायर हो रहे हैं, 3 members जो है ना वो अपॉइंट हो रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ द बोर्ड वुड बी कंसिडर्ड एज स्टैगर्ड बोर्ड। तो आपने इन 10 लिस्टेड कंपनीज को जो है उनकी एनुअल रिपोर्ट्स देख के ये फाइंड आउट करना है कि वेदर द कंपनी हैज अ स्टैगर्ड बोर्ड और वेदर इट हैज अ कॉमन टेन्योर्ड बोर्ड। जरूरी नहीं है कि सबका ही जो है ना वो सेम हो, वेरी कर सकता है, कुछ में कॉमन टेन्योर्ड आपको मिल जाएगा, कुछ में स्टैगर्ड बोर्ड मिल जाएगा जो है ना उसमें। ठीक है जी। देन द टाइप ऑफ द बोर्ड इट हैज इन टर्म्स ऑफ लेवल्स और टीयर्स ऑफ द बोर्ड। ये टाइप्स क्या थी? कैन एनीवन रिकॉल? अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल जो है। एक को हम कहते थे सिंगल टीयर बोर्ड या यूनिटरी बोर्ड, और दूसरी टाइप कौन सी थी? Can anyone recall what was the second type? सर 2 tier थी। जी, वेरी गुड, 2 tiered बोर्ड जो है ना। स्केटर्ड। नहीं, स्कैटर्ड जो है ना वो नहीं है। स्टैगर्ड तो वो हम डिस्कस कर चुके पहले। यूनिटरी बोर्ड और 2 tiered बोर्ड। यूनिटरी बोर्ड्स क्या थे?
भूल गए आप लोग। और ये आप लोगों को याद कराने के लिए इस सैटरडे पे वी विल बी हैविंग अ ग्रैंड क्विज दैट विल बी अराउंड कैरिंग अराउंड 20% वेटेज ऑफ योर फाइनल ग्रेड। तो उसके लिए जरा तैयारी पकड़ लें आप लोग जो है उसमें, ठीक है ना। ऑन सैटरडे 11 o'clock we will be having a quiz that will be based on MCQs from all the chapters that we have discussed, starting from chapter number 1 introduction of corporate governance, उसके बाद शेयर होल्डर्स, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रिएटिव अकाउंटिंग को डिस्कस किया है, रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो डिस्कस किया है। आज इंशाल्लाह एथिक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एथिक्स वोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट क्विज। तो ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं इसकी बेसिस के ऊपर आपका एक ग्रैंड क्विज है इस सैटरडे पे 11 o'clock जो है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दी स्लाइड्स, यू गो थ्रू ऑल दी लेक्चर्स प्रॉपरली, जरा उसको केयरफुली करें। मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिए, जो फर्दर उसके बाद जो लेक्चर्स हुए थे वो भी आज इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। तो जस्ट मेक श्योर यू प्रिपेयर इट जो है ना प्रॉपरली। हाँ जी, देयर वर यूनिटरी बोर्ड्स और 2 टियर बोर्ड्स। यूनिटरी बोर्ड वो Excuse me, होगा, sir. जी जी प्लीज। सर ये करनी एक रिक्वेस्ट है सर, इस क्विज 2 से 3 कर लें, इस कोर्स को थोड़ा सा डिवाइड कर लें सर। बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है और हालात भी सर बिल्कुल नॉर्मल जैसे नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं सर, इस कोर्स को 2-3 क्विजेज में करते हैं और 2-2 इस तरह हम दे देंगे सर। चले फिर एक ये हो सकता है, एक फिर सैटरडे पे कर, यस सर। एक फिर कमिंग मंडे पे कर लेते हैं, 2 अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2-3 चैप्टर्स एक में कर लेते हैं, 2-3 चैप्टर्स दूसरे में कर लेते हैं। ये मैं फेवर करता जी सर। हूं, ऐसे कर लें। जी सर ऐसे। हाँ जी सर, सर थोड़ा सा क्विज टाइम कर दे दें। लेना सर, पोर्शन में क्विज तैयार कर लेंगे, क्विज भी अच्छे हो जाएंगे और हमारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। अच्छा जी चलो, सर बिल्कुल। चलें इतना कर लेते हैं जो है। सर एक और रिक्वेस्ट है, सुबह के वक्त अगर आप ना रखें, क्योंकि ऑफिस और से सुबह के वक्त इवनिंग में अगर रखें। नहीं सैटरडे फिर आप लोगों की क्लासेस नहीं होती इवनिंग में? सर सैटरडे हम जॉब कर रहे हैं ना सर, तो हम ऑफिस में होते हैं और सुबह के टाइम सर हमारी भी क्लास होती हैं। सर सर खास वर्किंग तौर डेज पर बैंकिंग में है तो सैटरडे को बैंकिंग ऑन कर दिया 2 बजे तक, इस वजह से मुश्किल सुबह हो जाएगी। अच्छा सैटरडे आप सर में किसी की क्लास है ये बताएं, चलो आसान काम करिए। सर असाइनमेंट्स दे दें सर। नहीं वो तो असाइनमेंट तो नहीं है, आपको फिक्र ना करें, वो भी आ रही है, असाइनमेंट भी आ रही है चलो उसमें। ठीक है, मुझे बताएं सैटरडे को किसी का क्लास तो नहीं है या फ्राइडे को? नहीं सर जी, सर ऑफिस अफ्तारी है के 2 बाद बजे का तक। टाइम, अफ्तारी के बाद का टाइम सर कर लें। नहीं नहीं, वो फिर टाइम का जो है ना वो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। उसकी वजह ये है कि फिर हर किसी को ऑन बोर्ड लेना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहेंगे अफ्तारी के बाद, कुछ कहेंगे सर अफ्तारी के बाद हिम्मत ही नहीं होती जो है ना, कुछ ने कहना है अफ्तारी से पहले हिम्मत नहीं होती, वो फिर मुश्किल हो जाता है। आप मुझे डे बता दें, टाइम तो मैं उसके हिसाब से कर लेता हूँ। फ्राइडे इज ओके विद यू? फ्राइडे आफ्टरनून? ठीक है सर। सर फ्राइडे को फ्राइडे को क्लास है। सर 3 बजे के बाद जो भी वर्किंग डे होगा सर उसमें 3 बजे सर के जी बाद फ्राइडे तक क्लासेस हैं। सर आज भी क्लास है, कल भी क्लास है और फ्राइडे को भी क्लास है। तो सैटरडे सैटरडे सर 2 बजे तक ऑफिस है। ठीक है, उसके बाद फ्री होते हैं आप लोग। क्लास तो नहीं है किसी की सैटरडे को? जी जी नहीं सर। चलें ठीक है, सर वी आर बिजी सर। चलें यार कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अब Excuse me, ऐसा एक सजेशन ये है कि ऑलमोस्ट सबकी क्लासेस संडे तक होती हैं, तो आप मंडे को क्विज रखते हैं। मंडे को किसी की क्लास नहीं होती आफ्टरनून में, जिस टाइम अभी हम क्लास दे रहे हैं। नहीं वो प्रॉब्लम और नेक्स्ट क्विज सर वेडनेसडे को रख लें, क्योंकि एक्टिवली रख लें बेशक। नेक्स्ट वीक मंडे जी और मैं Wednesday- सर जी शफक ठीक कह रही है, क्योंकि आगे तो छुट्टियां ना सर जी, घर होंगे। नेक्स्ट वीक मंडे और वेडनेसडे कर लें। जी सर, Yes, मंडे sir. और वेडनेसडे बेटर है। चलें ट्यूसडे नहीं सर, वेडनेसडे इज बेटर। चलें इस तरह कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे और जो है ना मंडे और वेडनेसडे कर लेते हैं। और टाइम जो है वो 4 o'clock का कर लेंगे। 4 o'clock कन्वीनियंट होगा ना सबके लिए? Yes, जी sir. सर। यस जी सर। सर थैंक यू बस थैंक ठीक यू है, सर। वेलकम जी। चलें ठीक है। अच्छा जी, द टाइप ऑफ द बोर्ड इट हैज इन टर्म्स ऑफ द लेवल और टीयर्स ऑफ द बोर्ड। तो यूनिटरी बोर्ड था और 2 टीयर बोर्ड है। यूनिटरी बोर्ड में ये है कि देयर इज नो सेग्रीगेशन, सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स एक ही लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं।
हमने डिस्कस किया था यूरोप में स्पेशली जर्मनी के अंदर 2 टियर बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. वन ऑफ देम इज ऑपरेशनल बोर्ड, द अदर वन इज सुपरवाइजरी बोर्ड. So generally all your executive directors are a part of your operational board, whereas the supervisory board comprises of non-executive director or independent non-executive director. तो आपने देखना है कि कंपनी में सिंगल टीयर बोर्ड जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, 2 टियर बोर्ड एग्जिस्ट करता है, उसको आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है जी, कंपनी वाइज करते जाएंगे. Then how many directors on the board seem to be there? Number one, on the basis of their shareholding alone. सिर्फ shareholding की basis के ऊपर कितने लोग जो हैं वो board of directors के अंदर हैं. Mostly you will find out that there would be family owned companies. So within those family owned companies, some of the people would be there just because they are holding a you can say a major chunk of the investment in that particular company. Some of them would be representative of the government or regulatory authority. So if there is someone who is representative of government or regulatory authority, you will just find it out. Then as a nominee of the lender, अगर कोई lender है, for example कोई financial institution है, कोई बैंक है, उसका कोई representative है, तो उस पर्सन को जो है ना वो आप स्पेसिफाई कर लेंगे on the basis of their ability alone. Some of the people, as we had already discussed, could be independent non-executive director. Those independent non-executive directors would basically be appointed on the basis of their ability. So how many professionals are being appointed in the board as independent non-executive directors? उनको आप जो है ना mention कर लेंगे. Along with preferably वहाँ numbers लिखेंगे और report में साथ उनके names और बाकी चीजें भी specify करते जाएंगे. As representative of the minority shareholders, civil society and other stakeholder, शायद इनका मिलना मुश्किल हो, but you will try to figure it out कि क्या कुछ companies के अंदर कोई ऐसा भी exist करता है जो कि minority shareholder को भी protect करने के लिए है या नहीं है, because majority shareholder या controlling shareholder के तो representatives तो वहाँ पे होंगे, या जो lenders हैं उनके representative directors हो सकते हैं, जो institutional investors हैं उनके representative directors हो सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं. बट यू विल फिगर इट आउट कि आर देयर एनी कंपनीज इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज देयर. देन हाउ मेनी मीटिंग्स डिड द कंपनी होल्ड इन द पास्ट ईयर, जो है ना लास्ट ईयर में कितनी उन्होंने जो है ना वो मीटिंग्स जो है ना होल्ड की है, 4 की है, 5 की है, 7 की है. तो इन सारी चीजों की बेसिस के ऊपर, ठीक है, और बल्कि इसमें एक चीज और भी आप ऐड कर सकते हैं, साइज ऑफ द बोर्ड, इसको भी कर सकते हैं. एंड डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, ठीक है, और इसी की बेसिस के ऊपर आप इसको करें बैलेंस ऑफ बोर्ड. ठीक है, इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बोर्ड, मींस टोटल नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं. वो ऑब्वियसली बात है, जब ऊपर आपने किया होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो चीजें आ जाएंगी, उसका सम टोटल ही है. उसी की बेसिस के ऊपर आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड, कि अगर कोई फीमेल डायरेक्टर्स बोर्ड में है या नहीं है, और बैलेंस ऑफ द बोर्ड, ठीक है, कि बैलेंस इन टर्म्स ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन थी, बैलेंस इन टर्म ऑफ पावर, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपर्टीज, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ जेंडर. ये सारी चीजें जो है ना इनमें से आपने करना है कि वो प्रॉपरली बैलेंस बोर्ड है या नहीं है. ठीक है, एनालाइज द चार्ट and then tell us that what does it tell you about the board of the each company. हर कंपनी का ये आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और फिर आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि हर कंपनी की बेसिस के ऊपर कहाँ जो है ना बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर इशू है, कहाँ बोर्ड मीटिंग ज्यादा हो रही है, कहाँ बोर्ड मीटिंग जो है ना वो कम हो रही है, किस किस्म की जो बोर्ड्स हैं या कंपनीज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. किस किस्म के बोर्ड हैं जहाँ रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जो है वो मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स की हैं. तो इसकी चार्ट की बेसिस के ऊपर फिर आप क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे. ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर ग्रुप बी, ग्रुप 2. Then there would be a project for the group 3. Again, what the group has to do, it has to collect the published financial statements of at least 6 companies. Instead of 3, it would be 6 companies. ठीक है,
one of these companies should be manufacturing concern, another service concern, and a third one a financial institution जो है ना उसमें, ठीक है। इसको ये कर लेते हैं जी कि instead of one, two of these companies should be manufacturing concerns, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सीमेंट फॉर एग्जांपल कंपनीज हैं ले दी, ठीक है। another two service providing companies and last two financial institutions, ठीक है जी। तो 6 कंपनीज आपने लेनी है, प्रेफरेबली 2 फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, 2 फ्रॉम द सर्विस सेक्टर एंड 2 फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड व्हाट यू विल हैव टू डू इज you will have to compare the contents of these statements and prepare a report thereon, converting such areas such as number 1, how well the statements have been prepared, कितने अच्छे तरीके से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना प्रिपेयर की गई हैं, in terms of their understandability, in terms of their fairness, in terms of their representation, how detailed and helpful the notes to the accounts are, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स को आपने स्पेसिफाई करना है कि हाउ हेल्पफुल दे आर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। हमने कहा था ना कि नोट्स टू अकाउंट्स जो है दे प्रोवाइड द फुल डिस्क्लोजर, कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स regarding the policies that have been adopted by the business organization, regarding the different standards that have been followed by the business organization, regarding the different liabilities, which are not the current liabilities but are the contingent liabilities of the business organization, regarding the off the balance sheet items and the major activities that have been related to the business organization. How informative and realistic is the director's report? Director report basically provides you the highlights of the company's operations regarding the past year, the major events that have occurred, the company's revenue and cost situation, the company's profit and loss situation, the company's other performance measures related to the financial situation. So in that situation, what you have to do is you have to compare that director's report with the financial statements of the business organization. Let's suppose if the directors are saying that this year the company performed very well, but in reality, the company showed a profit that was comparatively very low as compared to the last year. So you have to figure it out whether the director report was properly presented, it represents the two facts and figures, or the ground reality is different from what is basically being shown to the other people. तो इसको आपने क्या करना है, डायरेक्टर रिपोर्ट को रीड करके उन डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ साथ इन चीज़ों को जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिंक करके बताएंगे कि कितनी ये इंफॉर्मेटिव रही, कितनी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ जो है ना वो मैच करती है। Then how clean is the audit report? Audit report can be of 4 types. Can anyone tell me what could be the different types of audit reports? Qualified Sir. report, sir. Very good. Unqualified report. Very good. Statutory Statutory prospectus report. नहीं क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है और दो टाइप्स। Statutory. नहीं स्टैच्यूटरी नहीं थी। Disclaimer, sir. वेरी गुड, वन ऑफ देम इज डिस्क्लेमर और लास्ट वन क्या था? Adverse. एडवर्स रिपोर्ट। वेरी गुड। So there are 4 Adverse opinion. जी, एडवर्स ओपिनियन। तो देयर कुड बी 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होगी? जिसमें सर कोई एरर होगा, अगर जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गया, कुछ एरर्स, कुछ जो है ना मिस्टेक्स, कुछ जो है ना ऑब्जर्वेशंस अगर जो है उसकी ऑडिटर की हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिगार्डिंग द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दैट हैव क्वालिफिकेशन को, तो उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। If the report is totally clean, it is free from material mistakes, fraudulent activities, or the observations, ठीक है, so this would be considered as unqualified report. The third one could be disclaimer, ठीक है, और a disclaimer means auditor basically specifies that based on the information that has been shared by the client, the audit firm is unable to make its opinion regarding the true and fair representation of the books and accounts जो है ना, क्योंकि information शायद incomplete है, insufficient है, तो उसकी बेसिस के ऊपर कोई opinion जो है ना formulate नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से
उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा, डिस्क्लेमर कहा जाएगा। और एडवर्स रिपोर्ट कि अगर वहां पे कोई मटेरियल जो है ना फ्रॉड्स जो है ना डिटेक्ट हुए हैं, जो है ना मिसप्रेजेंटेशन जो है ना वो डिटेक्ट हुई है, तो इन दैट सिचुएशन द रिपोर्ट दैट वुड बी इशूड वुड बी कंसिडर्ड एज एडवर्स रिपोर्ट। ठीक है जी। तो आपने देखना है कि जो रिपोर्ट ऑडिटर ने इशू की है वो ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, एडवर्स रिपोर्ट थी जो है, या उसके अंदर डिस्क्लेमर है, और वो कितनी जो है ना वो अच्छी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है रिगार्डिंग द ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन हाउ डिफरेंट इज द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दीज कंपनीज। ठीक है, देखिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो देयर वुड बी अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट। क्लासिफाइड बैलेंस शीट मींस कि एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। विद इन द एसेट्स द क्लासिफिकेशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और द फिक्स्ड एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। Within the liabilities, the classification would be current liabilities and non-current liabilities. तो कंपनी ने कौन कौन से current assets, कौन कौन से जो है non-current assets specify किए हैं, जो है ना इसी तरह liabilities और जो है ना में classification हुई या नहीं है। फिर सीक्वेंस में होता है, समटाइम इस तरीके से होता है कि आपकी जो एसेट्स को जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है या लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो तीन तरह से किया जा सकता है। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। जितनी चीज इजीली कैश में कन्वर्टेबल होगी तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो उस सूरत में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में से पहले किसको लिखा जाएगा? करंट एसेट्स को। करंट एसेट को लिक्विड एसेट। करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में भी लिक्विड एसेट्स कैश से स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरह से आगे मूव करते जाएंगे। दूसरी सीक्वेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमानेंसी, कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए वो एसेट्स आपके लिए यूजफुल होंगे। तो उस सूरत में करंट एसेट्स पहले आएंगे या नॉन करंट एसेट्स आएंगे? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आएंगे जो है ना उसमें। ठीक है ना, आप लैंड से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाते हैं, फिर उसके बाद करंट एसेट्स की तरफ जाते हैं। तो ये दूसरा सीक्वेंस है। तीसरा जो है इसी तरह से लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज जो है ना लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर करंट लाइबिलिटीज पहले आ जाएंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज बाद में आ जाएंगी। परमानेंसी के बेसिस के ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज बाद में आ जाएंगी। और उसके बाद जो आपके पास जो सिचुएशन आएगी उसमें है मिक्स अप्रोच। कि मिक्स में ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जो एसेट्स हैं उनको तो आप नॉन करंट से स्टार्ट करें और करंट पे लेके आ जाएं, लेकिन लाइबिलिटीज आप करंट लाइबिलिटीज से स्टार्ट करें और नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो मिक्स अप्रोच भी यूज हो सकती है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है कि उनकी जो कंपोजिशन है एसेट्स या लाइबिलिटीज की वो क्या है, मतलब उनको करंट नॉन करंट में डिवाइड किया हुआ है, उनकी लिस्टिंग जो है वो लिक्विडिटी की बेसिस के ऊपर हुई है, परमानेंसी की बेसिस के ऊपर हुई है, मिक्स अप्रोच के ऊपर हुई है। And then how different is the composition of asset liabilities of these companies? और फिर दूसरी चीज ये है कि there would be a difference in the assets and liabilities of the financial firms and the manufacturing firms जो है। जैसे फॉर इंस्टेंस जो है वो हमारे पास जो कैश होता है, जो कैश हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, कैश एट बैंक, तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? नॉर्मली एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है, एसेट होता है। वेरी गुड। लेकिन बैंक के लिए वही जो कैश जो उन्होंने अकाउंट होल्डर से रिसीव किया है उनके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। उनके लिए लाइबिलिटी होगी। वेरी राइट जो है उसमें। तो ये कंपोजिशन में आपको वहां पे डिफरेंस मिल जाएगा कि नॉर्मली जो कैश एट बैंक होता है, या जो हमने डिपॉजिट करवाए होते हैं, या जो हमने एडवांसेस जो है वो दिए हुए होते हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए जो है ना वो एसेट्स होते हैं। जो हमने लोन्स लिए होते हैं वो हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं। लेकिन बैंक ने जो लोन ग्रांट किए हुए हैं वो उनके एसेट्स हैं। बैंक ने जो डिपॉजिट्स एक्वायर किए हुए हैं वो उनके लिए लाइबिलिटीज हैं। फिर उन्हीं डिपॉजिट्स के अंदर कुछ जो है ना वो उनके फिक्स डिपॉजिट्स होंगे, कुछ उनके जो है ना टर्म डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट होते हैं जो है ना उसमें, जिसे आप करंट अकाउंट हो गया या आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, तो उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन की होती है करंट और नॉन करंट की। तो इस डिफरेंशिएशन को जरा आप उसमें चेक करेंगे कि कंपोजिशन में कैसे जो है ना वो वेरी करती है। And then do these reports are to be capable of fulfilling the three functions of the information control and planning? तो हमने कहा था कि financial statement basically provides fulfill three functions. One is that it provides the information to all the stakeholders. Based on these information, they can plan about their investment decisions. And then when they have made investment in the business organization, they can also control the different affairs of the business organization. Meaning by that whatsoever decisions that are being presented in the board of directors, the shareholders or the other associated stakeholders
whatsoever power they have, or by utilizing those power, what they can do is they can make decisions regarding the business organization. And is there any evidence of the deliberate misstatement or creative accounting? तो अगेन इसको आपने जो है ना वो सर्च आउट करना है। जिन चीजों हम लोगों ने कहा था कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसीज का कोई चेंज है, तो ये शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज आपको ना मिले, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ये चीजें आपको मिल सकती हैं कि कंपनी ने कोई इस ईयर फॉर एग्जांपल कोई अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो है ना उसको चेंज कर दिया, कंपनी ने इस साल रीवैल्यूएशन कोई एसेट्स की, या कंपनी ने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की, कंपनी ने किसी रिजर्व को यूटिलाइज करके जो है ना बोनस शेयर वगैरह दे दिए, कंपनी ने किसी रिजर्व के अंदर जो है प्रॉफिट को जो है ना वो अपहोल्ड कर लिया। तो डिफरेंट जो चेंजेस वगैरह की हैं, उन चेंजेस की करने की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पर क्या इम्पैक्ट आया, कि नोट्स टू अकाउंट्स में ही स्पेसिफाई होगा। कोई किसी लोन को कंपनी ने जो है वो लिक्विडेट कर दिया है, अब फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट टर्म लोन था जिसको इस साल पे करना था, तो उसको पे करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कुछ और फाइनेंसिंग कर ली, लॉन्ग टर्म कर ली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, करंट रेशियो तो जो है ना वो इम्प्रूव होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट एबिलिटी जो है ना कंपनी की वो सफर होगी। तो इस किस्म की चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में आपके पास जो है ना अवेलेबल होंगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको फिगर आउट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है जी, तो दिस वुड बी फॉर द ग्रुप 3 कि उन्होंने क्या करना है कि इस तरह से 6 कंपनीज लेनी है, 6 में से 2 मैन्युफैक्चरिंग होंगी, 2 जो है वो सर्विस होंगी, 2 फाइनेंशियल, और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के उन्होंने क्या करना है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली हर कंपनी के जो है वो एक चार्ट से क्रिएट कर लेना है, और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है उन 6 कंपनीज का कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंपेयर करते हैं अगर सर्विस के साथ, या जो है आप करते हैं उसको फाइनेंशियल के साथ, तो क्या चेंजेस आपको मिली, कहाँ कहाँ आपको जो है ना डिफरेंसेस नजर आए, क्या क्या जो है ना उनमें डिफरेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो है ना वो चीजें आई, उनको प्रेजेंट करेंगे जो है उसमें। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जितनी आप उसमें से इनसाइट्स को जो है ना वो फाइंड आउट कर सकेंगे, इतना ही आपके लिए जो है ना मार्क्स जो है वो गेन करने की जो है ना वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो जो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन होंगी, तो उनको तो आपने वहां से पिक कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है बात है, लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर आपने क्या इनसाइट्स डेवलप की, दैट वुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर।